हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। सही है, इनमें हम लोग ने एक नया बैच लेकर आए हैं हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड बच्चों को। ठीक है, वापस क्यों बोल रहा हूं बच्चों, क्योंकि ऑलरेडी एक बार हम लोग ने हमारा एक बैच कंप्लीट किया हुआ है हमारे मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पर। सही है, तो जिन भी बच्चों को आगे की पढ़ाई करनी है, जिन बच्चों को आगे के कंटिन्यू लेक्चर देखते रहने वो जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी जाके पढ़ सकते हैं। वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक वाइज आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपिक या फिर आप बोल सकते हो आपके सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को वहां पे प्लेलिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सही है, तो वहां पे भी आप लोग जाके पढ़ सकते हो। और आप लोगों को नए लेक्चर चाहिए तो वो इस चैनल के ऊपर आप लोग आ ही रहे हैं। सही है, तो अपना प्यार जरूर से दिखाना हम लोग को, इस वीडियो को लाइक जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर देना। सही है, सो जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं 12th बायोलॉजी में। कौन सा लेसन हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। इसके पहले के 7 लेसन भी मैंने कंप्लीट करा रखे। सही है, तो जिस बच्चे ने कोई भी लेसन कोई भी लेक्चर मिस कर दिया होगा जरूर से जाके उसे भी एक बार देख लेना। आप लोग को आई गेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे मेरे वीडियोस। क्लियर है? ओके, सो लास्ट लेक्चर से हम लोग ने इस लेसन को स्टार्ट किया हुआ था। ये है लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम लोग और थोड़ी सी फर्दर डिस्कशन करने वाले हैं हमारे रेस्पिरेशन टॉपिक की। सही है, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? मेनली ब्रीदिंग को समझेंगे, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, और कोशिश करेंगे कि हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी इसी लेक्चर के अंदर कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों आप लोग को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है आप सभी बच्चों के लिए। सही है, तो इसे जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करके रख लेना। और यदि आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप वहां पे भी आ सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे साथ बहुत सारी बातें कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो वहां पे। सही है, आपको कोई फीडबैक शेयर करना है वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, टैग करना है, कुछ भी करना है, स्टोरी लगाना, तो वो भी आप मेरे साथ वहां पे कर सकते हो। तो ये मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है, आना जरूर से। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोग क्या सिखाया था? देखो, हम लोग ने कुछ इस तरीके की चीजें स्टार्ट की थी। मैंने आप लोग को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे खत्म किया था हम लोग ने लास्ट लेक्चर। सही है, इसमें मैंने आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई थी। सही है, हम लोग ने शुरू किया था दैट इज नॉस्ट्रल से शुरू किया था, फिर नेजल चेंबर आता है, यहाँ पे बक्कल कैविटी आती है, दोनों मिलते थे पीछे आगे, फिर वो फेरिंग्स वाला रीजन था। सही है, फेरिंग्स का रीजन आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो नेजल चेंबर वाला फेरिंग्स है उसे हम लोग नेजो फेरिंग्स कहते थे, जो माउथ वाला फेरिंग्स था उसे ओरो फेरिंग्स कहते थे। सही है, जो आपका लैरिंग्स वाला रीजन है उसे हम लोग क्या बोलते थे? लेरेंजियो फेरिंग्स कहते थे। सही है, तो मैंने आपको बताया था आपका फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फिर जैसे आपका फेरिंग्स खत्म होता था बच्चों, आपकी जो पाइप है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती थी। एक आपका ओसोफेगस अलग निकल गया, अलग रास्ते पे निकल गया। सही है, और आपका यहां से आगे दूसरी पाइप बन गई जिससे हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज लैरिंग्स बन गए। सही है, तो आपका जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या मैं कह सकता हूं कि फेरिंग्स एक जंक्शन है? कह सकता हूं ना, बिकॉज यहां पे 2 अलग अलग पाइप आके मिल रही हैं तो आपका फेरिंग्स बन रहा है। सही है, तो इसका मतलब यहां से आपका लैरिंग्स अलग निकल रहा है और यहां से आपकी ओसोफेगस अलग निकल रही है। ओसोफेगस पे हम लोग ध्यान नहीं देने वाले, हम लोग ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ फेरिंग्स पे। फिर मैंने आपको बताया था कि फेरिंग्स से ऊपर साइड बच्चों, फेरिंग्स के ऊपर साइड एक छोटा सा छेद प्रेजेंट होता है जिस छेद को हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं। सही है, और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग एपीग्लॉटिस कहते हैं। सही है, फिर ये आगे चल के लीड करता है ट्रैकिया को। सही है, आगे चल के यहाँ पे ट्रैकिया का फॉर्मेशन होता है। देखो मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आपकी ट्रैकिया बन जाती है। दिस इज द ट्रैकिया और विंड पाइप 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, जिसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज लगे होते हैं जो दिख रहे हैं व्हाइट कलर में, दीज आर द सी शेप कार्टिलेज। सही है, और उसके बाद क्या लगा हुआ है? देखो आपका जो ट्रैकिया है ये आगे चल के ब्रोंकाई में डिवाइड होती थी। तो सबसे पहला डिवीजन प्राइमरी ब्रोंकाई, दूसरा डिवीजन सेकेंडरी ब्रोंकाई, और तीसरा डिवीजन क्या है आपका? टर्शरी ब्रोंकाई। क्लियर है, ये 3 आपके ब्रोंकाई बनते थे और तीनों ब्रोंकाई के ऊपर बच्चों सी शेप कार्टिलेज लगे हुए हैं। जैसे ही आपकी ब्रोंकाई खत्म होती थी यहां से क्या शुरू हो जाता था? ब्रोंकियोल्स शुरू हो जाता था। सही है, तो ब्रोंकियोल्स बहुत डिवीजन है बच्चों, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिवीजन होते हैं आपके ब्रोंकियोल्स के। सही है, तो सबके नाम रखने तो पॉसिबल नहीं है। तो जो सबसे पहला वाला ब्रोंकियोल है उसे इनिशियल ब्रोंकियोल, और जो सबसे लास्ट वाला ब्रोंकियोल है उसे टर्मिनल ब्रोंकियोल कहा जाता था। सही है, एक ऑर्गन मैंने नहीं दिखाया था आप लोग को, वो बता देता हूं मैं आप लोग को। ठीक है, एक ऑर्गन नहीं दिखाया था। यहां पे बच्चों एक मसल प्रेजेंट होती है कुछ डोम शेप में, इस शेप में यहां पे एक मसल प्रेजेंट होती है, बहुत ही थिक सी। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। यहां पे देखो, यहां पे एक ऐसी मसल प्रेजेंट होती है डोम शेप की, कहां पे? आपके एंड ऑफ द लंग्स के पीछे। ठीक है, आपके लंग्स के नीचे एक ऐसी डोम शेप की क्या रखी हुई है? एक मसल रखी हुई है। दिस मसल इज नोन एज डायफ्राम। ठीक है, इस मसल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डायफ्राम। समझ रहे हो? ठीक है, इस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम। कहां रखा हुआ है? आपके इन लंग्स के नीचे रखा हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये आपका डायफ्राम है।
क्लियर है? तो इतनी चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई हुई है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन और इनके बेसिकली मैकेनिज्म। सही है, मैकेनिज्म समझेंगे कि आखिरकार ये जितने भी रेस्पिरेशन है ये हो कैसे रहे हैं, कितने टाइप के रेस्पिरेशन है, मैंने आप लोगों को समझाया था कल। सबसे पहला रेस्पिरेशन क्या है, अपने दिमाग में और अपने बुक में सारे बच्चे रिवाइज करेंगे। क्या है? सबसे पहला है बच्चों दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, सबसे पहला टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहला क्या आता है? ब्रीदिंग। फिर नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सही है, नेक्स्ट क्या आता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। उसके बाद थर्ड आता था बच्चा हमारा इंटरनल respiration and the last one is that is cellular respiration। क्लियर है? राइट है? यहां तक चीजें राइट है? सही है। तो चार प्रकार के हमारे रेस्पिरेशन के टाइप है। रेस्पिरेशन का मतलब बताया था मैंने आप लोग को। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टू प्लेसेस। कोई भी दो प्लेस के बीच में अगर गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, एक गैसेस जा रही है दूसरी गैसेस आ रही है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। कौन सी गैस जाती है और कौन सी गैस आती है बच्चों? आती हमेशा ऑक्सीजन है और जाती हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो गैस आ रही है दैट इज ऑक्सीजन, जो गैस जा रही है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? ये सब कुछ किस में होता है? इन रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में होता है। अब मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन चार प्रकार के हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के हैं। सबसे पहला आपका क्या है? दैट इज ब्रीदिंग। उसके बाद एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नेक्स्ट इज द इंटरनल रेस्पिरेशन एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये होता क्या है थोड़ा सा समझो। देखो, मान लो दिस इज अवर लंग। मान लो ये आपका ऊपर की कैविटी से ये आपका लैरिंग्स फेरिंग्स आया, पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, एंड ये आपके लंग्स है। सही है। अब लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? लंग्स के अंदर यहां पे से छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एल्वियोलाई प्रेजेंट है। तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले सांस लिया। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया? सांस लिया। तो जो भी ऑक्सीजन रिच एयर थी वो यहां से अंदर गई, मतलब यहां से जो ऑक्सीजन था वो मेरे बॉडी में अंदर गया और इन लंग्स के पास चला गया। सही है, इन लंग्स के पास चला गया और वो कहां स्टोर हो गया? वो कहां स्टोर हो गया? इन छोटे छोटे बैग्स ऑफ एल्वियोलाई में। मतलब इन छोटे छोटे एल्वियोलाई के अंदर क्या स्टोर हो गया? मेरा ऑक्सीजन स्टोर हो गया। सिमिलरली यहां पे जो पिछली वाली रेस्पिरेशन हुई होगी जिससे आपका CO2 आया होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या आया होगा? आपका CO2 आया होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने सांस ली थी, ये तो मैंने ऑक्सीजन ले लिया और जब मैंने सांस छोड़ा तो उसके अंदर क्या निकला? दैट इज CO2 रिच एयर बाहर निकली। ठीक है, कौन सी बाहर निकली? एयर। दैट इज CO2 रिच एयर बाहर निकली। तो मतलब यहां से आपका जो CO2 है वो इसी रास्ते सेम ट्रेन लेकर वो कहां चला जाता है? बाहर चला जाता है। समझ रहे हो? बाहर चला जाता है। सही है। तो यहां पे देखो बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिल रही है। किसके बीच में? एयर और लंग्स के बीच में। एयर और लंग्स के बीच में हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिल रही है। सही है, आपका ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ रहा है और आपका जो CO2 है वो लंग्स से बाहर जा रहा है। सही है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस थिंग इज नोन एज ब्रीदिंग। ठीक है, और ब्रीदिंग के दो प्रकार हैं, एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। जब आप सांस अंदर लेते हो, ठीक है, तो ये इनहेलेशन है और जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो ये क्या है? एक्सहेलेशन। क्लियर है? तो इनहेलेशन जिसमें आप क्या ले रहे हो? ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर ले रहे हो। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन को हम लोग अंदर नहीं लेते, हम लोग पूरी एयर को अंदर ले लेते हैं। सही है, जिसके अंदर से सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन को यूज करते हैं और बाकी की पूरी एयर वापस एज इट इज बाहर आ जाती है। सही है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को हम लोग क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज ब्रीदिंग। क्लियर है? एंड यहां पे भी आप लोगों को एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने मिले, सो इट इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट, अब मान लो हमारे इसी लंग्स के पास यहां से एक ब्लड वेसल आई। इस नाम को मैं थोड़ा सा ऊपर लेना चाहता हूं। मान लो यहां पे ले लिया। ठीक है, अब यहां पे मान लो बच्चों एक ब्लड वेसल आई। मान लो दिस इज द ब्लड वेसल जो आपके बॉडी में आई, किसके पास? आपके लंग्स के पास। सही है। अब इस ब्लड में पहले ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, इस ब्लड में पहले से ऑक्सीजन नहीं था, तो मतलब इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता तो ऐसे, मतलब होता तो है बट बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है बच्चों, इस टाइम पे हम इस ब्लड को कहेंगे दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, थोड़ा सा साइड में लिखते हैं,
जगह नहीं बचेगी यहां पे, ठीक है। यहां पे ये जो ब्लड है जिसके पास अब ऑक्सीजन नहीं है, जिसके पास CO2 है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ क्या है, CO2 है, दिस ब्लड इज नोन एज बच्चों डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। विच ब्लड? इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अभी अभी ऐसा मान के चलो कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसके पास क्या है, CO2 है, तो ऐसे ब्लड को हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये फ्लो कर करके कहां पे आई है, लंग्स के पास ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है। क्या करने आई है, ऑक्सीजन लेने के लिए आई है। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, सिंपल सा, यहां पे जो O2 था बच्चों, ठीक है, यहां पे जो O2 था, जो अभी ब्रीदिंग से, ठीक है, ब्रीथ करके हम लोग ने O2 इनहेल किया, तो ये O2 कहां जाएगा, कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इस ब्लड वेसल में ट्रांसफर हो जाएगा, सही है। सिमिलरली इस ब्लड वेसल के पास जो CO2 है वो कहां चला जाएगा, इन लंग्स के पास चला जाएगा, समझ रहे हो। और यही CO2 एक्सहेलेशन में वापस बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। ये वाला जो CO2 निकला ना, ये वाला CO2 है, समझ रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है जो कहां पे स्टोर था, आपके लंग्स में स्टोर था, ये ऑक्सीजन कहां पे आएगा, आपके सबसे पहले इस ब्लड वेसल के अंदर आएगा, ठीक है। दिस इज द ब्लड वेसल, कैन आई राइट, दिस इज द ब्लड वेसल। अब ये कौन सी ब्लड वेसल है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ इसको ब्लड वेसल कंसिडर करो, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल के अंदर क्या आ गई बच्चों, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। इस ब्लड वेसल के अंदर आ गई ऑक्सीजन, मतलब अब इसके अंदर बहुत सारी क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, सही है। तो अब इस ब्लड को हम लोग क्या कहेंगे, नाउ दिस ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ब्लड को हम लोग क्या कहेंगे, दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, क्या हुआ यहां पे, समझ में आया, क्या हुआ कि सबसे पहले आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसके अंदर ऑक्सीजन की लेवल कम थी और CO2 की लेवल ज्यादा थी, सही है। CO2 की लेवल ज्यादा है, सही है। और यहां पे देखो, यहां पे क्या है, ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, तो आपके लंग्स से आपके लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ट्रेवल करेगा कहां पे, ब्लड वेसल में, सही है। और इस ब्लड वेसल में CO2 था, तो ये CO2 ट्रैवल कर जाएगा कहां पे, आपके लंग्स में ट्रैवल कर जाएगा। अब आप लोग को यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिल रही होगी, मिल रही है ना, किसके किसके बीच में देखने के लिए मिल रही है, लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में, ठीक है। लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है, सही है। दीज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दीज रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो रेस्पिरेशन अभी हुई, कहां लिखे, कहां लिखे बच्चों, लिख दे यहीं पे साइड में, समझ जाओगे, यहां पे से लिख दे, चलो। दिस इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, समझा। व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मतलब सेम होगा, रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है वो रेस्पिरेशन है। यहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैस हुई तो ये भी रेस्पिरेशन है, कौन सा रेस्पिरेशन है, ब्रीदिंग है, सही है। यहां पे भी एक्सचेंज ऑफ गैस हुई तो ये भी रेस्पिरेशन है, कौन सा रेस्पिरेशन है बच्चों, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लो यहां पे एक सेल पड़ा हुआ है, दिस इज द सेल जो बहुत ही उदास है, बहुत ही उदास है। क्यों उदास है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसको ग्लूकोज मिल गया, मान लो इसको डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज मिल गया, पर इसको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ये भैया बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि इसको अगर एटीपी बनाना है, अगर इसको एनर्जी बनानी है तो इसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ब्लड वेसल बोलती कोई बात नहीं यार, ब्लड वेसल घूम घूम कर ऐसे, अब देखो ब्लड वेसल डायरेक्ट तो आती नहीं है, ब्लड वेसल पहले हार्ट में जाएगी, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, तो पहले वो हार्ट में जाएगी, उसके बाद वो कहां जाएगी, दैट इज आर्टरी में जाएगी। और ये आर्टरीज कहां जाते हैं आपके, दैट इज सेल्स तक जाते हैं। बट अभी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ रहे, तो अभी आप लोग सिर्फ समझने के लिए इतना समझो। अब इस ब्लड वेसल में क्या है, इस ब्लड वेसल में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, क्यों, बिकॉज दिस ब्लड वेसल इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिख दें यहां पे, दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और भैया इस ग्लूकोज, ये सेल के पास ग्लूकोज नहीं है, पर इस सेल के पास एक चीज है, इस सेल के पास बच्चों CO2 है। अब ये CO2 कहां से आया, इस सेल के पास CO2 कहां से, याद करो, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, मतलब जब रिएक्शन होती है, सही है, तो उस टाइम पे जब एटीपी बनता है तो वहां पे CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट बनता है, सही है। तो जब इस सेल ने इसके पहले रिएक्शन की होगी, ठीक है, मतलब अभी तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जब इसके पहले जब इसने रिएक्शन की होगी, जब इसके पास ऑक्सीजन था,
तब इसके पास एक बाय प्रोडक्ट बन गया था, दैट इज CO2। ठीक है, एक बाय प्रोडक्ट इसके पास बन गया था, दैट इज CO2। तो इसके पास CO2 है पर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसको चाहिए क्या? ऑक्सीजन। सही है, तो भैया ब्लड वेसल बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास है ऑक्सीजन। सही है, तो होगा क्या? होगा क्या? ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, ये ट्रैवल कर जाएगी इस सेल के पास। ठीक है, ये ट्रैवल कर जाएगी कहां पे? इस सेल के पास। और इस सेल के पास जो CO2 होगा वो ट्रैवल कर जाएगा कहां पे? वापस आपके ब्लड के पास। सही है, तो आप लोग देखोगे कि इस ब्लड में वापस ऑक्सीजन कम हो गया और वापस CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। तो नाउ दिस ब्लड अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब ये जो ब्लड है वापस क्या बन जाएगा? दिस बिकम डीऑक्सी ब्लड। ठीक है, डीऑक्सी ब्लड लिख दो चलेगा, कंप्लीट कर दोगे क्योंकि देखो जगह नहीं है थोड़ा सा बच्चों। ठीक है, सो दिस इज द डीऑक्सी ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बन गया। क्यों? क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन वापस किसको दे दिया? सेल को दे दिया। और इस सेल का जो CO2 था वो कहां चला गया? वापस इसके ब्लड वेसल में चला गया। तो इस CO2 को मिटा देता हूं मैं। सही है, और इसके पास क्या आ गया? अब इसके पास क्या आ गया? अब ये सेल बहुत ही ज्यादा खुश है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास आ गया है बच्चों, दैट इज ऑक्सीजन। सही है, ये ऑक्सीजन कहां से आया? ये वाला ऑक्सीजन यहां पे ट्रैवल किया और यहां पे जो CO2 था वो ट्रैवल कर गया कहां पे? इसके अंदर। सही है, तो यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है। किसके किसके बीच में हो रहा है? ये आपके ब्लड वेसल और आपके बॉडी के सेल्स के बीच में। ठीक है, आपके ब्लड वेसल और आपके बॉडी के सेल्स के बीच में एक और एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ। इसका मींस ये भी रेस्पिरेशन कहलाएगा। कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा? दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। अगले अलग कलर से लिखते हैं, दिस इज द इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है? क्लियर है? देखो यहां पे मैं लाइन मार देता हूं ताकि आपका एक्सटर्नल यहां पे है और इंटरनल यहां पे है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा डायग्राम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, बट ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। यहां पे जो हुआ था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है। देखो अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि ब्रीदिंग किसके किसके बीच में हो रहा है, तो आपको बोलना है सर ब्रीदिंग हो रहा है एयर और लंग्स के बीच में। ठीक है, फिर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके किसके बीच में हो रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है आपके लंग्स और ब्लड वेसल के बीच में। ठीक है, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में हो रहा है? इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है बच्चों आपके ब्लड वेसल और सेल्स के बीच में। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो अब देखते हैं अगला। अच्छा, इसको खुश कर दो यार, पहले तो खुश कर दो क्योंकि इसको क्या मिल गया है? ऑक्सीजन मिल गया। तो नाउ दिस सेल बिकम वेरी हैप्पी। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो जैसे ही इसको ग्लूकोज मिला और इसको ऑक्सीजन मिला, यहां से फटाक से रिएक्शन करेगा और फटाक से कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर? ATP बना देगा, CO2 बना देगा। देखो यही CO2 की बात कर रहा था। सही है, और यहां पे क्या बना देगा? दैट इज H2O। ठीक है, क्या बना देगा? H2O। सही है, अब वापस क्या हुआ? अगर आप इस सेल के अंदर देखोगे तो आपको सेल के अंदर वापस एक्सचेंज ऑफ गैस देखने के लिए मिलेगी। कहां पे? देखो आपका रिएक्शन में कौन अंदर गया? ऑक्सीजन अंदर गया, पर बाहर कौन आया? CO2 आया। तो यहां पे एक और एक्सचेंज ऑफ गैस हुई। कहां पे हुई? देखो एक आपका रिएक्शन में कौन अंदर गया है? ऑक्सीजन अंदर गया है, पर बाहर कौन निकल रहा है? दैट इज CO2। कौन निकल रहा है? दैट इज CO2 बाहर निकल रहा है। इसका मतलब इस सेल के अंदर ही विद इन अ सेल एक आपको रेस्पिरेशन देखने के लिए मिली। दिस रेस्पिरेशन इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? दिस रेस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? क्लियर है? सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा व्हाट इज मीन बाय ब्रीदिंग, व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एंड व्हाट इज मीन बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? क्लियर है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे हो बच्चों? सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लूकोज के अंदर। देखो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे ATP, CO2 एंड H2O। सही है, अब देखो ग्लूकोज के अंदर जैसे ऑक्सीजन यूज हो गया, यहाँ पे क्या बन गया? CO2। वापस ये सेल से ऐड हो जाएगा भैया, क्योंकि मेरे इसके पास CO2 आ गया, ऑक्सीजन इसका वापस यूज हो गया, तो ये वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, ये CO2 बाहर जाएगा और वापस एक नया ऑक्सीजन अंदर आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा इस CO2 को अच्छे से लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। हो गया? चलो, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया टोटल 4 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, एक है आपका ब्रीदिंग, एक है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अनदर इज इंटरनल एंड द लास्ट वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम लोग को बच्चों एक एक करके सबका मैकेनिज्म पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ना है। सिर्फ हम लोग को सेलुलर रेस्पिरेशन डिटेल में नहीं पढ़ना।
हम लोग को सेलुलर रेस्पिरेशन डिटेल में नहीं पढ़ना, हम लोग को सिर्फ ब्रीदिंग पढ़ना है, एक्सटर्नल पढ़ना है और इंटरनल पढ़ना है। सेलुलर क्यों नहीं पढ़ना भैया? देखो सेलुलर तुम लोग ने 11th में पढ़ा है, सेलुलर रेस्पिरेशन तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। याद करो 11th में तुम लोग ने ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन करके कुछ पढ़ा था ना रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, कि आपका ग्लूकोज आता है सेल के अंदर, फिर सबसे पहले वो ग्लाइकोलिसिस वाले प्रोसेस में जाता है, सही है, वहां से पायरुवेट बनता है, यानी पायरुविक एसिड, पायरुवेट भी बोल सकते हो या फिर पायरुविक एसिड भी बोल सकते हो। पायरुविक एसिड फिर कन्वर्ट होता था एसिटाइल को एंजाइम ए में, कुछ याद आ रहा है 11th स्टैंडर्ड? फिर वो एसिटाइल को एंजाइम ए कहां जाएगा? दैट इज आपके क्रेब साइकिल में जाएगा। फिर वो क्रेब साइकिल का घूमेगी, क्रेब साइकिल घूमती थी, सही है, और वहां से क्या निकलता था? NADH2 FADH2। फिर वो NADH2 FADH2 जाता था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, और वहां से आपको ATP बनता था, सही है, समझ रहे हो? तो आपका 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड कितना लिंक है, समझ रहे हो? तो ये पूरा होगा आपका सेलुलर रेस्पिरेशन तभी होगा जब ब्रीदिंग होगी, इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा, तभी जाकर आपका सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सही है। तो इसको आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है 11th स्टैंडर्ड में, तो इसको हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, सही है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों को कि आखिरकार इन तीनों का मैकेनिज्म कैसे होगा, ठीक है, आखिरकार ये कैसे कैरिड आउट किए जाते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग कैसे होती है? ब्रीदिंग दो प्रकार के हैं, पता होना चाहिए आप लोग को। एक है इनहेलेशन, या फिर इनहेलेशन को ही इंस्पिरेशन भी कहते हैं, इंस्पिरेशन, ठीक है, इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन, दोनों का मतलब सेम है। और दूसरा है एक्सेलेशन, ठीक है, एक्सेलेशन या फिर एक्सपीरेशन। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक आपका इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन, और एक है आपका एक्सेलेशन जिसे हम लोग एक्सपीरेशन भी कहते हैं, सही है। अच्छा, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ाने से पहले बच्चों मुझे आपको कुछ ऑर्गन्स के बारे में बताना है, ठीक है, मुझे आपको कुछ ऑर्गन्स के बारे में बताना है। इमेजिन करो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, बहुत ही सुंदर सा, मेरी डायग्राम पे कोई हंसेगा नहीं, एक लड़का है जिसके 2 पैर है और यहाँ पे 2 हाथ है, अब कोई भी नहीं हंसेगा, ठीक है। इमेजिन करो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोग, ठीक है। अब ये बंदा बहुत ही खुश है क्योंकि इसे मेरे बोर्ड पे आने का मौका मिला है। अब देखो हमारे बॉडी, ये जो दिख रहा है ये पूरा बॉडी, मतलब यहां से लेके यहां तक, मेरे यहां तक, समझ रहे हो, यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा बॉडी है बच्चों, ये पूरा का पूरा बॉडी ड्रम की तरह खाली होता है। आप लोग को पता है यहां पे अंदर बहुत ज्यादा कैविटी प्रेजेंट होती है। इस कैविटी को बच्चों हम लोग बॉडी कैविटी या फिर सीलोम कहते हैं, ठीक है, इसे हम लोग बॉडी कैविटी या फिर क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं, सही है। तो दिस इज योर टोटल बॉडी कैविटी, या फिर इसे आप सीलोम कह लो। फिर मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में एक ऑर्गन है डायफ्राम, अभी आपको बताया था डायफ्राम यहाँ पे ऐसे बीच में सिचुएटेड होता है जिसके ऊपर आपके लंग्स रखे हुए, सही है, सही, इसे डोम शेप का एक ऑर्गन है। ये जो डायफ्राम है बच्चों, ये आपके बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ध्यान से सुनेंगे। ये जो आपका डायफ्राम है ये आपके बॉडी कैविटी को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस ऊपर वाला पार्ट इज नोन एज थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी क्यों? क्योंकि इसमें आपके सारे लंग्स वाले पार्ट रखे, लंग्स रखा है, हार्ट रखा हुआ है, सही है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जिसमें आपका एब्डोमेन रखा हुआ है, मतलब आपका स्टमक रखा हुआ है, दिस पार्ट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर है? दिस पार्ट इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि आपका जो बॉडी कैविटी है यानी सीलोम है, ये इस डायफ्राम की वजह से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। डायफ्राम के ऊपर वाला हिस्सा इज नोन एज थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे वाला हिस्सा इज नोन एज एब्डोमिनल कैविटी, सही बात है। अच्छा, इस एब्डोमिनल के नीचे यहाँ पे एक रीजन होता है जिसे हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं। यहाँ पे एक रीजन है, दिस रीजन इज नोन एज पेल्विक रीजन, जहां पे हमारे गोनाड्स रखे होते हैं। गोनाड्स मतलब समझ रहे हो ना, हमारे सेक्स ऑर्गन, ठीक है, टेस्टिस हो गया, फीमेल टेस्टिस हो गया मेल में, ठीक है। उसके बाद जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो उनका ओवरी है, यूट्रस है, वो सब कुछ कहाँ रखा रहता है? इस फीमेल पेल्विक रीजन में रहता है, सही है। तो पेल्विक रीजन इज अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, सही है। इस लेसन का पार्ट नहीं है, बस ऐसे ही बता रहा हूं तुम लोगों को, फन फैक्ट, क्लियर है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऑर्गन के बारे में हम लोग को पता होना जरूरी है। अब हमारा जो लंग्स है, ठीक है, वो सिचुएटेड है आपके इस थोरैसिक कैविटी में। अगर मैं हमारे लंग्स को बनाना चाहूं, अगर मैं हमारे लंग्स को बनाना चाहूं तो कुछ इस तरीके से हमारा लंग्स बनेगा। मान लो दिस इज योर अपर कैविटी, यानी हमारा माउथ नेजल चैम्बर ऐसे आएगा ऊपर से,
तो ये इधर लैरिंग्स फेरिंग्स और ये आगे चल के ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे हमारे क्या रखे हुए हैं, दैट इज लंग्स रखे हुए हैं, बैग लाइक ऑर्गन लंग्स रखे हुए, सही है। अब बच्चों ये इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं तो इन्हें प्रोटेक्शन देना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमारे हार्ट में प्रोटेक्शन है, बहुत सारे मसल्स के प्रोटेक्शन होते हैं, पढ़ाऊंगा मैं तुम लोगों को इस लेसन में आगे। वैसे ही इसको भी प्रोटेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही है। तो इसको प्रोटेक्शन दी जाती है रिब केज से, ठीक है। किससे दी जाती है, रिब्स केज, रिब के केज बना है, देखो रिब का एक केज बना है। केज मतलब समझते हो, पिंजरा, पिंजरा समझते हो कि बहुत सारी ऐसे छोटी 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 आयरन की ऐसे वायर लगी रहती है, मोटी मोटी वायर तो नहीं कह सकते, रॉड लगी रहती है ऐसे गोले में, और उसके अंदर कोई भी बैठा रहता है तो वो पिंजरा होता है। वैसे ही इसके लिए भी हमने एक पिंजरा डिजाइन किया है, दैट इज रिब्स का पिंजरा, ठीक है, हड्डियों का पिंजरा, दैट इज रिब केज। अब ये कैसे होता है, देखो रिब केज कहां से शुरू होता है। रिब केज बच्चों एक्चुअल में हम लोग को, देखो आप लोग को अपने बॉडी का साइज पता है, हमारे बॉडी का जो फ्रंट वाला रीजन है इसे हम लोग कौन सा साइड बोलते हैं, दैट इज डॉर्सल साइड। हमारे बॉडी का जो पीछे वाला रीजन है इट इज दैट इज वेंट्रल साइड, सही है। ये डॉर्सल है, नहीं सॉरी उल्टा हो गया, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है और ये लेटरल है, ठीक है, उल्टा हो गया। आपके बॉडी का जो सामने वाला साइड है दिस इज द वेंट्रल साइड, एंड आपकी बॉडी का जो पीछे वाला साइड है दैट इज दिस इज द डॉर्सल साइड, और जो साइड वाला हिस्सा है, साइड वाला हिस्सा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज लैटरल साइड। अब हम लोग को पता है कि हमारे बॉडी में डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम, सही है। तो इस वर्टिब्रल कॉलम से कुछ रिब्स, कुछ ऐसे बोन्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकलते हैं और वो आगे आकर ऐसे अटैच हो जाते हैं। देखो ध्यान से देखो, इमेजिन करो इस बोर्ड के पीछे, इमेजिन करो इस बोर्ड के पीछे क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, सही है। और यहां से ऐसे छोटे छोटे, उस वर्टिब्रल कॉलम से ऐसे छोटे छोटे बोन्स आए हैं ऐसे राउंड स्ट्रक्चर में, और ये लैटरली प्रेजेंट होते हैं। ये जो बोन्स आते हैं कैसे प्रेजेंट होते हैं, लैटरली प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे बोन्स आते हैं ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारे बोन्स आते हैं और वैसे लैटरली प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो, कुछ ऐसे। सिमिलरली इस साइड से भी, यहां से भी ऐसे बोन्स आए हैं और ऐसे लैटरली यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है बातें, ठीक है। तो ये जो मैंने बोन्स बनाए हैं व्हाइट कलर के, दीज बोन्स आर नोन एज रिब, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर द रिब्स, सही है। और इनका एक केज बन गया है, इनका एक पिंजरा बन गया है, दैट्स व्हाई वी नो इट इज नोन एज रिब केज। ये रिब शुरू कहां से हो रहा है, पीछे की बात करूं तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से शुरू हो रहा है, और आगे बच्चों यहां पे भी एक ऐसी बोन प्रेजेंट होती है, कैसी, यहां पे कुछ इस तरीके की एक ऐसी बोन प्रेजेंट होती है जिसमें आपका रिब के जाके लग जाता है, और ये बोन है बच्चों डॉर्सल वेंट्रल साइड में, ठीक है। ये बोन कहां पे प्रेजेंट है, आपके वेंट्रल साइड में, क्लियर है। ऐसे कुछ यहां पे एक बोन प्रेजेंट है जहां पे आपके सारे के सारे रिब्स जो आके कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो कलर कर दे तो अच्छे से समझ में आएगा, कुछ इस तरीके की, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या मैंने बोला, आपके वर्टिब्रल कॉलम से एक रिब निकला हुआ है और वो आके अटैच हुआ है आपके सामने वाले बोन पे, सही है। तो आपके डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, आपका वर्टिब्रल कॉलम, लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, आपके रिब्स प्रेजेंट है, और वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है, आपका ये बोन प्रेजेंट है। दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम, ठीक है। इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर्नम, क्लियर है। दिस बोन इज नोन एज स्टर्नम, क्लियर है। ये क्या करता है, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप कभी समझ रहे हो, अगर आप चल रहे हो, ठीक है, कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी पर्सन का या कुछ हो गया, तो उसके अगर यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगा तो उसके लंग्स पे चोट लग सकती है, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ना, तो इसे हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस बोनी कवरिंग नोन एज रिब केज। समझ में आई बात, ठीक है। रिब केज में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, एंड लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट है, ठीक है। लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट है, आपके रिब्स प्रेजेंट है, क्लियर है, ठीक है। और इसके नीचे क्या लगा हुआ है आपका, लास्ट में यहां पे ऐसे डायफ्राम लगा हुआ है, यहां पे लास्ट में क्या लगा है, ऐसे डायफ्राम लगा है, ठीक है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। ये बोन थोड़ा सा ऊपर ले लेना, क्लियर है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये ऑर्गन जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात सुन लो, ये जितने भी रिब्स हैं ये ऐसे ही खाली नहीं प्रेजेंट है। ये रिब्स ऐसे नहीं कि आप इसके बीच में से उंगली डालोगे तो आप वो दूसरे लंग्स के पास पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके बीच में बच्चों कुछ मसल्स प्रेजेंट है, इनके बीच में, दोनों रिब्स के बीच में, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, कुछ मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, समझ रहे हो। इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, कुछ मसल्स प्रेजेंट है। दीज मसल्स आर नोन एज इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। इन मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल
कोस्टल दिख रहा है क्या? साइड में कर दूं थोड़ा, एक सेकेंड। ओके, अभी दिख रहा है? हाँ, इंटर कोस्टल मसल, ठीक है। तो कहां प्रेजेंट है आपके? इन दोनों रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। अब ये प्रेजेंट कैसे होते हैं पता है? देखो, मान लो ये दोनों रिब्स है, ठीक है, ये जो दोनों पेन है ये दोनों रिब्स है, ठीक है। तो एक इंटरकोस्टल मसल आपके बाहर साइड से लगी होगी और एक इंटरकोस्टल मसल्स आपके अंदर साइड से लगी होगी। ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है? तो ये ऐसे प्रेजेंट है, एक मसल आपके बाहर साइड से लगी है, एक मसल आपके अंदर साइड से लगी, दिख रहा है? और बीच में क्या प्रेजेंट है? आपके रिब्स प्रेजेंट है। समझ रहे हो? समझ रहे हो कैसे समझ है? एक देखो, दो रिब्स प्रेजेंट है, ये दो रिब्स है, तो एक इंटरकोस्टल मसल्स आपके बाहर साइड से लगी है, एक इंटरकोस्टल मसल आपके अंदर साइड से लगी है। तो दो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, एक आपका बाहर साइड और एक आपका अंदर साइड। जो बाहर साइड वाली इंटरकोस्टल मसल है उसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो अंदर साइड है इट इज अ इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो यहां पे दो पार्ट लिख देना। कहां लिखे? यहां लिख दो। जो इंटरकोस्टल मसल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो तरीके की होती है, ठीक है। एक है आपकी दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, और एक है आपकी दैट इज इंटरकोस्टल मसल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इतना। आई होप आप लोग को ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा और इसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है वो क्लियर हो गया होगा। अंदर का डायग्राम मैंने आपको कल पढ़ाया था, आज मैंने आपको बाहर का डायग्राम पढ़ा दिया है। अब हम लोग को समझना है बच्चों मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। यार सर आप क्या पढ़ा रहे हो? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग स्टार्ट करना था ना, ये सब क्या पढ़ा रहे हो? देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन्हीं चीजों की वजह से होती है बच्चों, ठीक है। ब्रीदिंग दो मसल्स की वजह से होती है। एक मसल है आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक है आपका डायफ्राम। देखो देखो ध्यान से सुनो, आपका जो ब्रीदिंग है, लिख दे, आपका जो ब्रीदिंग है वो दो मसल्स की वजह से पॉसिबल होती है। एक है आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। देखो इंटरकोस्टल मसल तो है बट एक्सटर्नल वाली, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक है आपका डायफ्राम। समझ रहे हो? ठीक है, एक है आपका डायफ्राम और एक है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जब ये दोनों मसल्स, ठीक है, ये डायफ्राम भी क्या एक मसल है, जब ये दोनों मसल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब ये दोनों मसल क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, तो आपके रिब्स का साइज बढ़ जाता है। आपके रिब्स का नहीं, आपके लंग्स का साइज बढ़ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? ध्यान से सुनो, इस डायग्राम में आओ। इस डायग्राम को मैंने इसीलिए समझाया है ताकि आप लोग को चीजें ज्यादा समझ में। देखो, जैसे ही आपकी जो मसल है, ठीक है, आपकी जो डायफ्राम मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, तो जितनी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना उतनी ये मसल सीधी हो जाती है। देख रहे हो ऐसे डोम शेप में है। लेकिन जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, ध्यान से सुनो, जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे, समझ रहे हो, सीधी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जैसे ये मसल सीधी हुई इसका वॉल्यूम बढ़ गया। समझ रहे हो? ये मसल सीधी हुई तो ये नीचे खिंच गया। सिमिलरली ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ये भी क्या हो गया? खिंच गए, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल वाली, ठीक है। तो जब दोनों क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो क्या करेंगे? क्या कर देंगे वो लोग? इस पूरे के पूरे थोरैसिक चेंबर का या फिर थोरैसिक कैविटी का वो वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। वो क्या कर देंगे? वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से बाहर की जो एयर है वो अंदर ट्रेवल कर पाती है। समझाता हूं मैं क्या होता है। आप लोगों ने फिजिक्स में बॉयल्स लॉ पढ़ा है? बॉयल्स लॉ फिजिक्स में या केमिस्ट्री में नहीं पता मेरे को, बट कहीं तो है। बॉयल्स लॉ पढ़ा है? बॉयल्स लॉ मतलब क्या होता है? बॉयल्स लॉ का मतलब होता है बच्चों, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर आप प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कह सकते हो, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। इसको हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, सही है, और अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैंने वॉल्यूम इंक्रीज की तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर मैंने वॉल्यूम डिक्रीज की तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली बढ़ जाएगा। अब देखो, आप लोग ने पढ़ा होगा, मैंने आप लोग को
आई गेस सिक्स्थ या सेवेंथ लेसन में पढ़ाया था कि कोई भी चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन जो वर्ड है ना बच्चों, वो हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। अगर कोई पार्टिकल है, कोई हम लोग बोल सकते हैं वहां पे कोई मोल्स है, मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का यूज करते हैं। बट अगर कोई गैस है, ठीक है, तो उस गैस में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम लोग प्रेशर वर्ड का यूज करते हैं। क्या बोला मैंने? जब भी आप मोल्स यूज करो, मॉलिक्यूल्स यूज करो, ठीक है, कोई एटम यूज करो, तो वहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्ड का यूज करते हैं कि भैया यहाँ पे ज्यादा मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कम मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कम कॉन्सेंट्रेशन है। बट जब भी हम गैस की बातें करेंगे ना, गैस, ठीक है, आप हमारे टाइम पे फिजिक्स में एक लेसन था काइनेटिक ऑफ गैसेस करके कुछ था, उसमें हम लोग ने पढ़ा था ये कि कभी भी हम लोग गैस मॉलिक्यूल की बातें करेंगे, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल की बातें करेंगे, तो हमेशा हम कॉन्सेंट्रेशन वर्ड की जगह प्रेशर वर्ड का यूज करेंगे। देखो दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? प्रेशर ज्यादा। अगर गैस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसका प्रेशर ज्यादा होगा, गैस की कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका प्रेशर कम होगा। बस हम लोग वर्ड रिप्लेस कर रहे हैं प्रेशर से कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। तो मतलब जहां पे भी प्रेशर ज्यादा होगा, जहां पे भी प्रेशर ज्यादा होगा, वहां की गैस हमेशा लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करेगी। समझ रहे हो? जैसे हम लोग ने पढ़ा था ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन हमेशा लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करता है, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। सिमिलरली हायर प्रेशर हमेशा लोअर प्रेशर की तरफ क्या होगा? ट्रैवल होगा। इसीलिए तो बच्चों हवाएं चलती हैं, ये जो हवा चलती है बाहर क्यों चलती है? बिकॉज ऑफ द वेपर प्रेशर। कहीं पे प्रेशर ज्यादा है हवा का, कहीं पे प्रेशर कम है, तो उस जगह से हवा उस जगह जाती रहती है। समझ रहे हो? ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस हवाएं चलती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों? तो हम लोग ने क्या बोला कि हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह यहां पे क्या यूज करेंगे? प्रेशर का वर्ड यूज करेंगे। अब मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम लोगों ने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल साथ ही साथ डायफ्राम को क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो डायफ्राम नीचे चली गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बाहर आ गई, ठीक है। तो आपके इस थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ गया। थोरैसिक चेंबर का क्या बढ़ गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया। अब मेरे लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, एयर में प्रेशर ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली जो गैस है वो एयर से कहां ट्रांसफर होने लगेगी? मेरे लंग्स के अंदर ट्रांसफर होने लगेगी। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इंस्पिरेशन मतलब क्या? कि आपकी गैस जो एयर है वो आपके बॉडी के अंदर कैसे आई? अंदर कैसे आई? सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? कॉन्सेंट्रेशन कम किया, किसका? प्रेशर का, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रेशर ही होता है ना। तो मैंने क्या बोला कि जब आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, जब आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट करोगे। देखो डायफ्राम नीचे चला गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है, ये भी नीचे चला गया। तो आपके इस थोरैसिक चेंबर का क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। हम लोग सांस लेते तो हमारा जो चेस्ट है वो ऊपर आ जाता है ना, ऐसे, तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो ऑटोमेटिकली जो बाहर की गैस है वो अंदर ट्रांसफर होने लगेगी। समझ रहे हो? सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। समझ में आई बात? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन क्लियर हो गया। इंस्पिरेशन क्यों हो रहा है? इंस्पिरेशन क्यों हो रहा है? इंस्पिरेशन मतलब क्या? सांस अंदर लेना, सही है, सांस अंदर लेना, ठीक है। तो इंस्पिरेशन हम लोग ने समझ में आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग इनहेलेशन भी कह सकते हो, सही है। कितने सेकंड का होता है? ये होता है 2 सेकंड का। कितने सेकंड का होता है? नेचुरली नॉर्मली हम लोग देखते हैं 2 सेकंड का होता है। वैसे तो आप रोक के भी रख सकते हो सांस, बट वो अलग केस है। बट आप नॉर्मली क्या होता है, ये 2 सेकंड का आपका इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। अब जैसे इंस्पिरेशन हो गया, मान लो हम लोग ने इंस्पिरेशन पढ़ लिया, इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म हो गया। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों? उस गैस को बाहर भी तो निकालना है, ठीक है। उस गैस को क्या करना है? बाहर भी तो निकालना है। कुछ नहीं, इंस्पिरेशन में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। इंस्पिरेशन में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। किसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था? आपके ये दोनों मसल्स का ना, एक आपके डायफ्राम का और एक आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ऐसे लिख दो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा,
ध्यान समझ रहे हो ना, वॉल्यूम बढ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। अब अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो कोई भी चीज हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर अपने आप ट्रैवल करेगी, तो सांस अपने आप अंदर चली जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज एक्सपीरेशन। नेक्स्ट स्टेप इज एक्सपीरेशन, ठीक है, जिसे हम लोग दैट इज एक्सेलेशन भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, यहां पे हम लोग ने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहां पे आप मसल्स को क्या कर दो, रिलैक्स कर दो। क्या कर दो, रिलैक्स, मतलब यहां पे रिलैक्सेशन होगा। अब देखो जैसे ही आपकी मसल्स रिलैक्स हुई, ठीक है, जैसे ही आपकी मसल्स क्या हुई, रिलैक्स हुई, आपका ये जो डायफ्राम है ये वापस क्या हो जाएगा, ये वापस ऐसे ऊपर की तरफ चले जाएगा, ऐसे चले जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपकी ये जो कॉन्ट्रास्ट आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है, सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये क्या होगी, जैसे ही रिलैक्स होंगी तो वापस ही क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। मतलब आपका जो थोरैसिक चेंबर है इसका वापस क्या हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, सही है, इसका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया आफ्टर द रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। क्लियर है, दोनों का रिलैक्सेशन होने की वजह से, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का और डायफ्राम का रिलैक्सेशन होने की वजह से अब वापस क्या हो गया, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जैसे ही वॉल्यूम रिड्यूस हो गया, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर प्रेशर कम हो गया, तो वैसे ही आपका जो अंदर की गैस है वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। समझ रहे हो, तो ये सब कुछ प्रेशर का खेल है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगी तो अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज्यादा, तो बाहर की गैस फटाफट अंदर ट्रैवल करने लगेगी, सही है। और जैसे हम लोग ने रिलैक्स कर दिया तो यहां का वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, और जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो यहां का जो गैसेस होंगी हमारे थोरैसिक चैम्बर में, लंग्स में, वो कहां हो जाएगी, बाहर ट्रांसफर होने लगेगी बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर डिफरेंस। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ऐसे होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग दो प्रकार के थे, एक आपका दैट इज इंस्पिरेशन, एक आपका एक्सपिरेशन। क्लियर है, कैसे होता है समझ में आ गया, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो मैकेनिज्म है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर अभी से चालू कर दिया तो ऑलमोस्ट आधे घंटे और लग जाएंगे और क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, सही है। सो आई होप आप लोग को ये जो लेक्चर है, ये वीडियो है, ये पसंद आया होगा। बहुत सारी नई नई चीजें आप लोग को यहाँ से सीखने के लिए मिली होंगी, सही है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, सही है, बिना लाइक के कोई भी नहीं जाएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, सही है, और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, फैला देना। क्लियर है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।